चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे खासे सवाल इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मान लो अपने पास कोई रिएक्शन चल रही है, मान लो अपने पास कोई रिएक्शन चल रही है, ए है बी के साथ कंबाइन करता है और बनाता है सी प्लस डी। मान लो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स कहूंगा तो मैं कहूंगा इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका 3 मोल इसके 4 मोल को बनाता है, मैं ऐसे कहूंगा ना। लेकिन अगर मान लो मैं इक्विवेलेंस के टर्म्स में बात करूंगा ना, इक्विवेलेंस के टर्म में, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करता है और इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट को बनाता है। मतलब इक्विवेलेंट्स में हमेशा ये एक ही होते हैं, या यूं कहे सेम होते हैं। अगर मान लो इसका 10 इक्विवेलेंट है तो इसके 10 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 10 इक्विवेलेंट बनाएगा और इसका भी 10 इक्विवेलेंट बनाएगा। मतलब अगर इसका एक एक्स इक्विवेलेंट है तो इसका एक्स इक्विवेलेंट होगा, तो इसका भी एक्स इक्विवेलेंट होगा, तो इसका भी एक्स इक्विवेलेंट जो है वो होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसके 10 मोल होते तो इसके 20 मोल होते, तो इसके 30 मोल होते, तो इसके 40 मोल होते। ठीक है, तो चीजें जो है बढ़ जाती है और कंफ्यूजिंग हो जाती है मोल्स के टर्म्स में, या कंफ्यूजिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये तो चलो सरल लगता है, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल बनते हैं ना इसमें से थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। लेकिन अगर मान लो एक बार आपने इक्विवेलेंट से बातचीत करना सीख ली तो फिर हमें जो इक्विवेलेंट्स होता है ना, इक्विवेलेंट्स की मदद से जो क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं इस चीज़ का प्रैक्टिकली। देखो H2SO4 है, मान लो ये, मान लो क्या बनाता है, ये मान लो बनाता है चलो एसिड है तो ये दे देगा 2H पॉजिटिव, साथ में दे देगा SO4 2 नेगेटिव आयन को, सल्फेट आयन को, साथ में H पॉजिटिव आयन को दे देगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये एक मोल है, एक मोल है, तो ये कितने मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा, 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन को देगा और ये 1 मोल ऑफ जो है सल्फेट आयन को देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान, अच्छा एक और चीज सुनना, एन फैक्टर, एन फैक्टर किसी भी एसिड का, यानी अगर मान लो मुझे एन फैक्टर पता करना है किसी भी एसिड का, तो वो क्या होता है, वो होता है इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब क्या होता है, बेसिसिटी, बेसिसिटी वो क्या होती है इसकी बेसिसिटी। और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन इसके पास होते हैं, तो वो 2 है इसके पास। इसका मतलब जो H2SO4 है, इसका जो एन फैक्टर यानी इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी निकलती है, वो निकलती है 2। अच्छा, कई लोगों को ये भी डाउट आता है जिसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल तौर पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसको बेसिसिटी क्यों कह रही है। तो एसिड है तो इसके जो H पॉजिटिव आयन है उसको तो एसिडिटी कहना चाहिए। ये एसिड है ना, तो ये प्रोटॉन डोनेट करता है बेटा किसको, बेस को, तो ये प्रोटॉन डोनेट करता है किसी बेस को, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं उसे बेसिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी या इसके एन फैक्टर कितने निकलते हैं, इसके एन फैक्टर कितने निकलते हैं, जितने इसके पास रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन थे 2 थे, इसका मतलब इसका जो एन फैक्टर वो तो कितना है, 2 है। ठीक है, और किसी भी आयन का जो एन फैक्टर होता है ना वो उनके चार्ज के बराबर होता है। तो इसका क्या चार्ज है 1, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। इसका चार्ज कितना है 2, यानी जो इसका एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, जब हम इक्विवेलेंस निकालते हैं ना तो एन इंटू में एन फैक्टर करके निकालते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स और उसका पर्टिकुलर का एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट को पता करने का तरीका। ये इक्विवेलेंट मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट अलग चीज होती है। ठीक है, तो EQ से रिप्रेजेंट किसको किया जा रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल्स से, सीधे नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर मान लो ये आपने एन के बारे में बात करी थी, अगर मान लो मैं इक्विवेलेंट्स पता करता तो मैं कैसे पता करता, एन इंटू एन फैक्टर, एन कितना है इसका 1 मोल, ये लिखा ना 1 मोल, एन फैक्टर कितना है इसका 2, इसका कितना है मोल्स, 2 मोल बन रहे थे, 2 एन फैक्टर कितना है इसका 1। ठीक है, अच्छा इसका मोल कितना 1 और एन फैक्टर इसका कितना है 2, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, यानी 1:1:1 का रेशो निकल रहा है ना, 1:1 का रेशो निकल रहा है। ठीक है, और अगर आप मोल्स का रेशो देखोगे तो कितना निकलेगा, इसका 1, इसके 2 और इसके 1, यानी 1:1, 1:2:1 का रेशो निकल रहा है। तो इक्विवेलेंट्स में जो रेशो होता है वो सेम होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। कैसे कह सकता हूँ मैं इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही इसके भी होंगे और उतने ही इसके भी होंगे, यानी इसके और इसके इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। लेकिन मोल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इक्विवेलेंट से चीजें मानो चाहे नहीं मानो, चीजें सरल हो जाती है। एक बार इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पकड़ आ जाती है तो इक्विवेलेंट्स जो है हमें मोल्स से ज्यादा सरल लगने लगता है। ठीक है, तो अब कुछ एप्लीकेशन है इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के, कुछ पोस्टुलेट्स मान लो, कुछ पॉइंट्स मान लो। ठीक है, तो उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, ये अपने पास इस तरीके से कोई रिएक्शन चल रही है,
ये जो कैपिटल में लिखे हैं ना, ये कुछ पर्टिकुलर, जैसे ए और बी ये रिएक्टेंट होगा, ये और ये सी और डी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और जो ये स्मॉल में लिखा है ना, ए बी सी डी, ये स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा, ठीक है, स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा। आप चाहो तो एक्स लिख लो, है ना, वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, जेड लिख लो, पी लिख लो, वो अपनी मर्जी, वो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। चलो ऐसे लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना। अब मेरे को क्या पता करना है, अब मेरे को क्या पता करना है, तो सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो इस इक्विवेलेंस का कंसेप्ट क्या होगा कि पूरी रिएक्शन के अंदर, अभी मैंने बताया ना, पूरी रिएक्शन के अंदर ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे काम करेगा उसको समझो। यानी जो ए के इक्विवेलेंस होंगे ना, और जो बी के इक्विवेलेंस होंगे ना, और जो सी के इक्विवेलेंस होंगे ना, और जो डी के इक्विवेलेंस होंगे ना, हमेशा सेम रहेंगे। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का एक पॉइंट हो गया, यानी इक्विवेलेंस ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंस ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंस ऑफ सी बराबर इक्विवेलेंस ऑफ डी। बस इसको लगाया और हम बहुत आसानी से, अगर मान लो रिएक्शन के एक कंपोनेंट के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन मिल गई, हम सब पता करके बता देंगे, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जब भी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, या यूं कहें जब एटम्स कंबाइन होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, तो उस केस में भी जो इक्विवेलेंट्स होंगे, जैसे मान लो ये एक्स ए कंबाइन हुआ और वाई बी कंबाइन हुआ, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट्स होंगे ना ए के और जो इक्विवेलेंट्स होंगे ना बी के, वो भी सेम रहेंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इस तरीके से काम करता है जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। और तीसरा बड़ा फेमस एग्जाम्पल वो तो क्या है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन, टाइट्रेशन, वहाँ तो काम करते ही। जब एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, जब एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, तो एसिड बेस कंबाइन करते हैं, एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है और हमें मिलता है सॉल्ट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो भी क्या होता है, तो भी ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉलो होता है, यानी जो लॉ, यानी कि जो इन दोनों के इक्विवेलेंस होते हैं ना, यानी इक्विवेलेंस ऑफ एसिड जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंस ऑफ बेस के बराबर ही होते हैं। जैसे मान लो आपने क्या करा, रिएक्शन करवाई H2SO4 की, और साथ में बनाया रिएक्शन करवाई NaOH की, H2SO4 की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा Na2SO4 अलॉन्ग विद द H2O, ठीक है, H2O मिलेगा, ठीक है। ये कितने मिलेंगे अपन को H2O, वो आप बैलेंस कर लेंगे कि ये दो रिएक्शन थे, ये दो चलेंगे, ठीक है, और ये भी हमें दो मिलेगा। इस तरीके से अपनी रिएक्शन चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोल्स की बात करूँ ना, तो इसके एक मोल को इसके दो मोल्स की आवश्यकता है, ठीक है, इसके एक मोल्स के इसके दो मोल्स की आवश्यकता है। लेकिन जब मैं इक्विवेलेंस से कहूंगा ना, तो बहुत सरल हो जाएगी। देखो इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, N में एन फैक्टर, एक मोल एन फैक्टर से कितना हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, दैट इज इक्वल टू 2। इसका कितना हो जाएगा, इसके मोल्स इंटू में इसका एन फैक्टर, इसकी कितनी, इसकी एसिडिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, तो एक के पास तो दो ही, इसका एन फैक्टर 1 निकला, तो इसका मतलब इसका 2 निकल गया इक्विवेलेंट, इसका भी 2 निकल गया। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 2 इक्विवेलेंट्स है, और इसके भी 2 इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो ध्यान से समझ में आ रहा है ना कि इक्विवेलेंट्स जो होते हैं एसिड के और बेस के बराबर होते हैं। मोल्स में ऐसा नहीं होता, मोल्स में ऐसा नहीं होता है। मोल्स में अगर इसके एक मोल है तो इसके दो मोल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने चीज को प्रूफ कर दिया कि जो इक्विवेलेंट्स होते हैं ना एसिड और बेस के, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन मोल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सेम है तो क्या फायदा पड़ेगा, और मोल्स में सेम नहीं होती तो क्या फायदा, नुकसान होता है इसका। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको चीज जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। बात समझ में आती है, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग एक दो चीजें और देख लेते हैं, यहाँ पर मैं क्लियर करवा देता हूं आपको ये एन फैक्टर के बारे में, कि एन फैक्टर क्या होता है, किसी एसिड बेस और सॉल्ट या किसी एलिमेंट के लिए किस तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो एन फैक्टर, थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन फैक्टर किसी एसिड का, ठीक है, किसी एसिड का, यहाँ पे लिखो पड़ा एन फैक्टर, ठीक है। तो किसी एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो उसकी होती है बेसिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे अगर मान लो H2SO4 है तो कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, 2, इसका मतलब एन फैक्टर है वो उसकी बेसिसिटी के बराबर, दैट इज कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर। अगर मान लो HCl है तो कितनी हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, दैट इज इक्वल टू 1, तो उसका जो बेसिसिटी है 1 है, यानी जो उसका एन फैक्टर है 1 हो जाएगा। हमने बात करी CH3COOH के बारे में, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया इस चीज को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये CH3 है और ये क्या है, CH3 है ना, COOH, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, सिर्फ ये रिप्लेसेबल है। जो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लिंक होता है वो कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होता है, वही हाइड्रोजन हमेशा रिप्लेसेबल होता है, चाहे फॉस्फोरिक एसिड वगैरह हो, फॉस्फोरस के एसिड्स हो या फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हो, सब में वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ठीक है ना। तो यही एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो रिप्लेसेबल है, मतलब इसके जो एन फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई बेस है, कोई क्या है, बेस है, क्या है, कोई बेस है, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। जैसे अगर मान लो NaOH की बात करें तो कितने OH इसमें रिप्लेस हो सकते हैं, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने कहा MgOH होल ट्वाइस, कितने हैं इसमें OH नेगेटिव रिप्लेसेबल, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा Li या मान लो हमने कुछ भी ले लिया AlOH होल थ्राइस ले लिया, तो कितने इसमें रिप्लेस हो सकते हैं, 3, तो इसको जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको आगे चलने के बाद, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर मान लो कोई सॉल्ट दिख जाता है, कोई सॉल्ट दिख जाता है, तो उसमें जो एन फैक्टर होता है ना, वो उसके कितने पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितना है वो है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर NaCl, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा MgCl2 कितना पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव, जिसका जो एन फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, AlCl3 ले लो, तो कितना एन फैक्टर 3 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर कुल मिलाकर, तो इसका तो एन फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, कुछ भी ले लो, मान लो Al2SO4 होल थ्राइस ले लो। ठीक है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर 3 का, तो कुल मिला के 6 का चार्ज है, मतलब इसको जो एन फैक्टर निकलेगा वो 6 का निकलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए इस तरीके से एन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एलिमेंट का दिया गया है तो क्या होगा उसका एन फैक्टर, तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उतने ही उसका जो है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, तो इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कार्बन, तो कितना हो जाएगा 4, नाइट्रोजन तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अगर मान लो है ना इस तरीके से, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उतने ही उसका जो है वो एन फैक्टर होगा किसी एलिमेंट के लिए। ठीक है, अगर मान लो कोई क्या, अगर मान लो कोई आयन प्रेजेंट है, अगर मान लो कोई आयन प्रेजेंट है, क्या है, कोई आयन प्रेजेंट है, तो आयन के केस में जो एन फैक्टर होता है वो उनके चार्ज के बराबर होता है। जैसे मान लो हमने कहा NO3 नेगेटिव आयन, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड से लेना देना -1 2 1 या -1 +1, इससे लेना देना नहीं होता है, यहाँ पर हमें लेना तो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। ठीक है, हमने कहा SO4 2 नेगेटिव आयन, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। हमने कहा O, या चलो हमने कहा कुछ भी ले लिया, हम लोगों ने ले लिया NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, तो जो चार्ज वो इनका एन फैक्टर होता है। ठीक है, जो चार्ज वही उसका एन फैक्टर। फिर से एक छोटा सा रिवाइज करवा देता है। एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, बेस है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, या फिर उसकी एसिडिटी। अगर मान लो सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कोई एलिमेंट है तो टोटल उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वो, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, आयन से जो भी चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। ये अपन ने जो है रैपिड रिवाइज कर लिया इस बात को, कि इस तरीके से हम लोग जो है ना एन फैक्टर निकालते हैं इन सभी छोटे छोटे केसेस में। ठीक है, अब बात समझ में आती है। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लो। इक्विवेलेंस, जो हम इक्विवेलेंस लिखते हैं ना, उसका ये मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, जिसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, जिसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कह दो, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कह दो, या सिर्फ इक्विवेलेंट्स कह दो, इन सब का मतलब एक ही होता है। निकालते कैसे हैं, जो भी एन या नंबर ऑफ मोल्स उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एन फैक्टर से। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके एन फैक्टर, जिसके मोल्स उसी के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी के अपन को इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाता है। ठीक है, इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मोल्स को खोलोगे तो। ठीक है, और ये हो जाता है एन फैक्टर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, उसको डिवाइड कर दूंगा एन फैक्टर से। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू पे मॉलिक्यूलर वेट बाय में एन फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाय में एन फैक्टर। ठीक है, मतलब अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसको डिवाइड कर दूंगा एन फैक्टर से, तो इक्विवेलेंट वेट पता पड़ जाएगा। केमिस्ट्री के केस में वेट और मास एक ही होता है, ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि ये जो दिख रहा है ना आपको, मॉलिक्यूलर मास बाय में एन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट मास, तो आप इसको लिख सकते हो मास, ये मास था बाय में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो मास बाय में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब एक और रिलेशन होता है क्या, कि जो इक्विवेलेंट्स होते हैं ना, ये इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं ना मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम लेते हैं यहाँ पर लीटर्स में, तो हमें मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। और अगर मैं नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मलिटी का मतलब होता है क्या, नॉर्मलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी इक्विवेलेंट्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम के साथ में, तो हमें मिल जाता है सीधा सीधा नॉर्मलिटी का केस। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे क्या पता करना है, अगर मान लो इक्विवेलेंस पता करना है नॉर्मलिटी के केस से, तो मैं कैसे करूंगा, इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मलिटी, और वॉल्यूम को इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो हो जाएगा इक्विवेलेंट बराबर पे नॉर्मलिटी इनटू में वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, इन लीटर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपन को एक रिलेशन और मालूम होता है, क्या रिलेशन मालूम होता है, कि जो नॉर्मलिटी होती है ना, वो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर के बराबर होती है। ठीक है, नॉर्मलिटी जो होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर के बराबर होती है। कैसे, अभी हमने कहा नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट्स बाय में वॉल्यूम। आप इक्विवेलेंट्स की जगह पे एन इंटू एन फैक्टर भी तो लिख सकते हो, एन इंटू में एन फैक्टर भी तो लिख सकते हो, एन मतलब मोल्स, और इसको आप चाहो तो मोलरिटी भी लिख सकते हो, है ना, एन बाय वी क्या होता है मोलरिटी, तो ये जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर। ठीक है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मलिटी की जगह पर मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर इंटू में वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया, मतलब अपने पास कौन कौन से रिलेशन आ गए, अपने पास कौन कौन से रिलेशन आ गए, ये तो अपन को पता होता है, इसको तो साइड में याद रखना है, इसको तो हमको याद रखना ही रखना है। अपने पास कौन कौन से रिलेशन आ गए, अपने पास देखो कौन कौन से रिलेशन आ गए,
ये देखो, अगर मुझे किससे निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से ग्राम इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स निकालना है मोल से, तो कैसे कर निकालूंगा, मोल्स इनटू में एन फैक्टर कर दूंगा। मोल को खोला तो मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास होता है, तो इसकी जगह मास अपन इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं। और अगर बाय डेफिनेशन अपन जाए तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू कितना होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम विच इज टेकन इन लीटर्स, ठीक है। और नॉर्मलिटी कितना होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट्स होता है वो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले इन सभी फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ पर होगा, इसको हम देखते हैं अभी चल के, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत सरल हो जाएगी चीजें, देखते चलना, ठीक है। जब क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत सरलता है, बहुत चीजें सरल लगने लगेगी। देखो आप बस देखते जाओ और बस देखते जाओ, मजा आएगा देखना आप।